जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आज अपने पेपर करेंगे जो आपने अभी दिया है और इसके अंदर पेपर 2 हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखाया गया कि पहले सवाल में कि ऐसे कुछ आपके पास में लूप है इस तरीके का और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है, पहले देखिए इसमें करंट ऐसे कुछ जा रहा होगा आई, तो इसमें ऐसे घूम के यहाँ से फिर ऐसे कुछ यहाँ से और यहाँ से ऐसे कुछ आ रहा होगा करंट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें देख रहे हो तो करंट कैसे जा रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे करंट जा रहा होगा, यहाँ पे इधर आ रहा होगा, फिर आपके पास में कुछ इधर जा रहा होगा, फिर ऐसे इधर जा रहा होगा, सही। इसमें अगर आप करंट का सेंस बनाएंगे तो मान लीजिए कुछ ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ से घूम के इसमें ऐसे आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे आ रहा है और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे करंट कुछ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे कुछ यहाँ पे आ रहा है, फिर कुछ यहाँ पे आ रहा है। इस तरह करंट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ ऐसे। आपसे बोला गया कि B1, B2, B3 ये सेंटर पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, उसको कंपेयर करना चाह रहा है। तो अगर आप देखेंगे इस ऊपर वाले लूप की वजह से तो कुछ अंदर की तरफ आ रहा है। अब आप याद कीजिए, मान लीजिए कोई आर्क रहता है, कोई ऐसे आर्क रहता है, तो इस आर्क के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, जैसे थीटा एंगल है, तो आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। ऐसा रिजल्ट हमने बात किया था। डायरेक्शन कैसे देखते थे, राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर आप देखेंगे उस ऊपर वाले आर्क की वजह से किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, नीचे वाले की वजह से भी किस तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, तो दोनों में जुड़ जाएगा आपके पास में, ठीक है जी। इस वाले में देखेंगे, इस वाले में देखेंगे तो ऊपर वाले की वजह से देखिए अंदर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली ये जो B1 है वो B2 से तो बड़ा होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले की वजह से अंदर की तरफ, नीचे वाले की वजह से भी अंदर की तरफ, तो ये भी दोनों जुड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से अंदर की तरफ और इसकी वजह से बाहर की तरफ, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों एडिशन के केस है, ये दोनों सब्ट्रैक्शन के केस है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इन दोनों से ज्यादा ही होंगे आपके पास। अब हम कंपेयर करते हैं B1 और B4 में से कौन ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ऊपर वाले की वजह से सेम है, जैसा ही ऊपर वाले की वजह से दोनों सेम है ना, तो ऊपर वाले की वजह से सेम आएगा आपके पास में, एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है, बस इसमें वेरिएशन है आपके पास में। अब इससे वेरिएशन देखिए, इसको भी हम हाफ हाफ में तोड़ लेते हैं, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। तो इस हाफ की वजह से जैसा आएगा वैसा ही इस हाफ की वजह से यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों सेम हो गए। अब सिर्फ डिफरेंस आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है और इसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपके पास में जो डिस्टेंस है वो कुछ a डिस्टेंस है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो a से थोड़ी कम है। ऑब्वियसली थोड़ा छोटा है ना, ये a था वो a से थोड़ा कम है। ऐसा सवाल में गिवन भी है आपको, सॉरी इसका नाम b है, डिस्टेंस b है यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस b से कम है। अब सोचिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2r, म्यू नॉट I बाई 2r, तो जितना r कम होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए यहां से लेके इतना, मतलब ये वाला पोर्शन यहां तक सेम है, इसमें यहां से ये सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, इसी में डिफरेंस है। तो बड़ा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपेयर कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट I बाई 2b और यहाँ पे म्यू नॉट I बाई 2b से थोड़ा कम आएगा, और थोड़ा कम है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, B4 बड़ा है किससे, B1 से, B4 बड़ा है B1 से। समझ में आ गई ये बात। और इन दोनों से ज्यादा तो होगा ही होगा। अब अपने इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि B2 और B3 में से कौन ज्यादा है, B2 और B3 में से। ये समझ में आ गया, इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अलोंग द लाइन ही है, तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई d इंटीग्रेशन कोसेक डी थीटा, तो d की वैल्यू 0 है। मतलब अगर आप L क्रॉस, जैसे ये देखते हैं ना बाय साउट म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r, तो यहाँ पे dl भी इसी तरफ है, r भी इस तरफ जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो b इस वाली की लाइन की वजह से आएगा ही नहीं। अब हमें B2 और B3 की वजह से देखना है। अब देखिए दोनों अपोज कर रहा है आपके पास में, तो इस डिस्टेंस का नाम कुछ b रख दिया, इस डिस्टेंस का नाम कुछ b है यहाँ पे, और ये डिस्टेंस क्या है आपके पास में, b है, ठीक है। अब देखिए और डिस्टेंस का नाम कुछ a है, तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो इसकी वजह से आप म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2b, म्यू नॉट I बाई 2b, ये पूरे की वजह से हो गया। ये थीटा बाई 2 पाई करूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये सिर्फ इस आर्क की वजह से है, सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से आता है म्यू नॉट I बाई 4, जैसे पूरे सर्कल की वजह से म्यू नॉट I बाई 2r, म्यू नॉट I बाई 2r, तो सेमी सर्कल की वजह से आएगा म्यू नॉट I बाई 4r, तो म्यू नॉट I बाई 4b बन गया, माइनस ऊपर वाले की वजह से दैट इज म्यू नॉट I बाई 4a, और ये ज्यादा होगा बिकॉज इसकी वजह से ज्यादा है, बिकॉज जैसे जैसे r कम होगा ऐसा बना ना, म्यू नॉट I बाई 4b माइनस म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4a। समझ में आ गई ये तो आ गया B2, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। यहां पे अगर अपने चेक करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, देखिए इस वाले पोर्शन की वजह से कितना आएगा आपके पास, दैट इज म्यू नॉट I बाय, ये क्वार्टर है तो ये 8b हो जाएगा,
म्यू नॉट आई बाय 2r होता है पूरे सर्कल की वजह से, हाफ की वजह से होगा म्यू नॉट आई बाय 4r, और 1/4 की वजह से होगा म्यू नॉट आई बाय 8, क्योंकि यहाँ पे अब थीटा इंटू पाई बाय 2 बन जाएगा ना, ये पाई बाय 2 कर देते टोटल कितना गया 8b, ठीक है, इसकी वजह से आ गया, प्लस इसकी वजह से आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8b प्लस x, बिकॉज थोड़ी सी रेडियस क्या होगी आपके पास ज्यादा होगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, फिर अपनी ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आप इसकी वजह से लिखें तो क्या लिखें, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4a, ये तो सेम का सेम ही है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी टर्म ज्यादा है, ये तो है म्यू नॉट आई बाय 4b, ये म्यू नॉट आई बाय 4b से क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4b से थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 8b होता तब म्यू नॉट आई बाय 4b बनता, अब ये 8b प्लस कुछ है तो ये वाली क्वांटिटी उससे कम आएगी, और ये तो सेम की सेम है, तो b3 क्या आएगा, b3 कम आएगा आपके पास में किससे, b2 से, समझ में आ गया। तो और ये दोनों b2 और b3 ऑब्वियसली b1 b2 से तो बड़े ही आने हैं आपके पास, तो ऐसा बन जाएगा b2 और b3, ऐसा रिलेशन बनेगा आपके पास। तो सवाल सोचने वाला था, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, b4 मैक्सिमम है तो a ऑप्शन सही हो गया, b3 मिनिमम है तो b ऑप्शन सही हो गया, और रेशियो b4 b1 b2 b3 सही बात, तो a b और c ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन a b एंड c, क्लियर। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सोचने वाला था, आप मतलब सीधी मिस्टेक होने चांसेस रहते हैं, आप सही ढंग से ना सोच पाए तो आप फंस जाएंगे सवाल में, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैरीज 2 एम्पियर ऑफ करंट। तो आप ये दो कॉइल बना लीजिए, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और दूसरे वाली है उसकी 10 सेंटीमीटर है। अब उनके प्लेन और सेंटर कोइंसाइड करें, दूसरे वाली इसी सेंटर को, ठीक है, ये आपके पास में 10 सेंटीमीटर। अब इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 50, इसके 50 टर्न्स है आपके पास, इस वाले के, इसके कितने आपके पास बच्चों, इसके हैं 100 टर्न्स, ठीक है। अब आपसे पूछा गया सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अगर आप इसको नाम 1 दे दें, इसको नाम 2 दे दें, तो आप क्या बोलेंगे, B1 की वैल्यू आएगी, एक कॉइल की वजह से आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, और इसे कितने टर्न्स है, कुछ 50 टर्न्स है, तो आप ऐसे लिख देंगे इसको, ये R1 हो गया आपके पास। सिमिलरली अगर आप B2 निकालेंगे, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r2, इसे कितने टर्न्स है आपके पास में, 100 टर्न्स है। करंट की वैल्यू दोनों में सेम है। अब क्या बोल रहा है, कभी तो बोल रहा है कि दोनों में करंट सेम सेंस में है, अगर दोनों में करंट सेम सेंस में है, इफ हम बोले इफ बोथ हैव आई इन सेम सेंस, तो यार बच्चों दोनों में करंट सेम सेंस में होगा तो B नेट कितना बनेगा आपके पास, इट इज B1 प्लस B2। और अगर यही बात मैं ऐसे बोलूं कि अगर दोनों में अपोजिट सेंस में होगा तो B नेट कितना बन जाएगा आपके पास, B नेट बन जाएगा B1 माइनस B2। कब, इफ करंट इज इन अपोजिट सेंस, करंट इज इन अपोजिट सेंस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बी नेट निकाल लेता हूँ तो मैं दोनों प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख लेता हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर सेम सेंस में होगा तो दोनों के पीछे प्लस साइन आएगा और अपोजिट में होगा तो माइनस साइन आएगा। अब इसमें से क्या करते हैं बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 50 डिवाइड बाई R1 की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर ना, तो ऐसे बन जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 बाहर आ गया, दिस इज बिकम 100, R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसा बन गया, डन। तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे ये आ गया आपके पास में 10, तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई बाई 2 1000 प्लस माइनस 1000। अब आप देख लीजिए अगर दोनों अपोजिट सेंस में होंगे तो यहाँ पे बी नेट कितना बनेगा, 0 बन जाएगा, बिकॉज ये देखिए नेगेटिव आएगा 0 बन जाएगा। और अगर सेम सेंस में होंगे तब देख लेते हैं, तो बी नेट उस टाइम में आएगा, म्यू नॉट की जगह रहती है 4π×10⁻⁷, करंट की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे बन गया 2000, तो ये यहाँ पे उड़ गया आपके पास, तो यहाँ पे बन गया 8π×10⁻⁴ टेस्ला। तो अगर आपके पास में सेम सेंस में है तो आएगा 8π × 10⁻⁴, मतलब ऑप्शन ए, और अगर अपोजिट सेंस में है तो आपका आंसर आ जाएगा 0, क्लियर। तो दो ऑप्शन सही हो गए इसमें, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, डन, छाप लीजिए। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये है हमारे पास कि चार्ज पार्टिकल P लीव्स द ओरिजिन विद स्पीड v0 एट सम इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, ठीक है, इफ देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग द x एक्सिस। तो यहाँ पे ऐसे
एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी मान लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ओरिजिन मान लो और ऐसे कुछ ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो ऐसे कुछ है एंगल थीटा पे। अब आप देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट टूट जाएंगे, इधर बन जाएगा v cos थीटा और इधर बन जाएगा v sin थीटा। अब ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। तो अगर आप देखिए, अगर जो इसका टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, तो ये कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा आपके पास में, ऐसे ऐसे करके ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पूरा सर्कल घूम रहा है इतने में, मतलब पहली बार यहाँ से चला एक्स एक्सिस से यहाँ पे टच हुआ था ओरिजिन पे, अब फर्स्ट टाइम एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, कितना पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग गया 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी। और उतने टाइम में जो आपको पिच मिलेगी वो वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग मिलेगी, तो ये आपके पास पिच आ गया। भाई फर्स्ट टाइम जिस कोऑर्डिनेट पे कट करेगा वो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपके पास में। तो अगर आप देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जहां पे टच करेगा उसको 2 पाई m बाई क्यू बी मल्टीप्लाई v cos थीटा। अब सवाल में क्या बोलता है कि हम कुछ वेरिएशन करना चाहते हैं किस किस के अंदर v में और b में, और होना क्या चाहिए उस वाले पॉइंट पे टच करना, जैसे इस x नोट पे टच कर रहा है तो हम v और b को किस तरीके से चेंज करें ताकि x नोट पे टच करे ही करे, ठीक है जी। सबसे पहले ऑप्शन ने बोला कि b को 2 b नोट कर दें, b को 2 b नोट कर दो और v को 2 v नोट कर दो, तो अगर यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 दोनों कट जाएंगे तो सेम x कोऑर्डिनेट पे टच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको बोला कि b को तो कर दो 2 b नोट, यहाँ पे b को क्या कर दो, ऐसा बन जाएगा 2 पाई m q 2 b नोट, और वेलोसिटी को सेम का सेम पड़ा रहने दो। अब उससे क्या हो गया, उससे पिच हाफ हो गया, इनिशियली पिच का क्या हो गया, हाफ हो गया। जैसे पहले x नोट पे टच करता, अब कहां पे टच करेगा, x नोट बाई 2 पे, पर x नोट बाई 2 पे पहले चक्कर में टच किया, दूसरी बार करेगा तो x नोट पे टच कर जाएगा ना। आप सोच के देखिए, पहले पिच थी आपके पास 1 मीटर, पहले पिच कितनी थी 1 मीटर, अब पिच होगी हाफ मीटर, तो हाफ मीटर होगी तो पहले यहाँ पे सबसे पहले हाफ पे टच किया, फिर वापस यहाँ 1 पे भी टच करेगा। तो हम तो चाहते हैं 1 पे टच करे, चाहे पहली बार में करे दूसरी बार में करे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहते हैं बस एक्स नोट को टच करे। तो अगर आप देखें तो पिच पहले होगी एक्स नोट बाई 2, फिर दूसरा राउंड फिर एक्स नोट बाई 2, तो एक्स नोट को टच करेगा ना, तो आपके पास बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगर सी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सेम का सेम रहेगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो पिच डबल होगी। पिच डबल होगी मतलब इनिशियली सबसे पहले ही पार्टिकल 2x नोट पर टच करेगा। अगर इनिशियली ही पार्टिकल 2x नोट पर टच कर रहा है सबसे पहले वाले केस में, तो x नोट पे कभी टच कर सकता नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर बोला b नोट बाई 2 और 2 b नोट, b नोट बाई 2 मतलब 2 ऊपर चला गया, 2 b नोट मतलब 2 ऊपर ही है, टोटल पिच 4 टाइम्स हो जाएगी, पिच 4 टाइम्स हो जाएगी, तब भी इनिशियल वाली पिच पे टच करेगा नहीं। तो दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों, इसमें दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। लोग ऑप्शन ए तो पकड़ लेते हैं पर ऑप्शन बी को नहीं सोच पाते हैं, तो बढ़िया सवाल है, आप इसको देख लीजिए, ठीक। हम नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब आपके पास में थ्योरेटिकल ही है। इस सबसे पहले केस में बोला गया कि पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले बोला गया इफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम आउटसाइड इट डज नॉट कंप्लीट सर्कुलर पाथ। जैसे मान लीजिए ये रीजन है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का ना, इसके इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। आप किसी भी एंगल पे इसको एंटर करें, बाहर से एंटर हुआ ना तो ऐसे एंटर करेगा तो सिर्फ सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर आगे चला जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ ना। ऐसे किसी एंगल पे करेगा तो ऐसे करके कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे किसी एंगल पे करेगा तो ऐसे घूम के फिर कुछ ऐसे ऐसे अंदर आ जाएगा। कोई भी पूरा सर्कल कभी नहीं कर सकता, अगर बाहर से एंटर हो रहा है तो कभी पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा नहीं, तो ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन ने बोला इफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल ट्रेस ए हेलिकल पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हेलिकल पाथ आता कब है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखिए आप, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रखिए, ये वाला एंगल थीटा बनेगी, तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ होगा आपके पास में, ऐसा हेलिकल होगा। अगर आप पिच की बात करेंगे तो पिच आ जाएगा आपके पास, दैट इज टाइम पीरियड मल्टीप्लाई v cos थीटा, दैट इज 2 पाई m डिवाइड बाय क्यू बी, ये टाइम पीरियड आ गया, मल्टीप्लाई v cos थीटा, ये पिच आ गया। तो हेलिकल पाथ का जो एक्सिस रहेगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड, द पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। देखिए हमेशा जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है दैट इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के तो पावर डिलीवर तो 0 होगा ना, बिकॉज पावर होता है F डॉट V, तो यहाँ पे cos 90 बन जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में बोल रहा है इफ ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दिस रीजन कैन नॉट ट्रेस ए सर्कुलर पाथ। सही बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तब हेलिकल पाथ आ सकता है विद इंक्रीजिंग पिच। अगर आपके पास में कुछ इस तरीके का है कि वेलोसिटी कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी
बाहर की तरफ होगा तो स्ट्रेट लाइन पाथ भी आ सकता है, और आपके पास में साइक्लोइड पाथ भी आ सकता है, कभी सर्कुलर कभी नहीं आ सकता। तो डी ऑप्शन भी आपके पास सही है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए। और ये सब पाथ की बात थी, ये आप अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप चैप्टर से ढंग से पढ़ा होगा तो आप इस चीज को कर पाएंगे। ये सवाल थोड़ा ठीक है, टॉपलिंग का सवाल है। अगर रोटेशन में आपको टॉपलिंग क्लियर है तो आप इजीली कर पाएंगे। सवाल में क्या बोला कि ए वुडन क्यूबिकल ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम है ए बी सी डी सब इसमें गिवन है, इसका मास कुछ m है। इस ब्लॉक का मास है वो कितना है आपके पास m है, और इसके साइड कुछ a है, ये वाली साइड भी कुछ a है और ये वाली साइड भी कुछ a है, और इस पे एक लूप, करंट का लूप आपने अराउंड इसकी पेरीमीटर के अराउंड आपने लगा रखा है, और उसकी लेंथ 4 है। तो वो तो स्क्वायर शेप का हो गया आपके पास। इसमें करंट कुछ आई जा रहा है। अब बोला गया द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B नॉट J कैप। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है आपके पास, दैट इज B इज इक्वल टू B नॉट J कैप। In the situation, the normal force between the horizontal and the block passes through a point X from center. अब होगा क्या, ये ऐसे पलटने की कोशिश करेगा। अगर आप देखेंगे टॉर्क आएगा ना, मतलब करंट कैरिंग लूप है तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क आता है कितना, टॉर्क आता है म्यू क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपके पास में इज आई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो टॉर्क आएगा। तो कैसे उठने की कोशिश करेगा, ये ब्लॉक चाहेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब टॉर्क किस हिसाब से आता है, इस तरीके से आता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम हो जाए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा है तो ऐसे उठने की कोशिश करेगा। ये जो ब्लॉक है वो, जैसे ये ब्लॉक है यहाँ पे ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे एक डायरी है जो वो ब्लॉक है आपके पास, तो कैसे उठने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे उठने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसे उठ जाएगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ऐसे टोपल करने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे सेंटर नॉर्मल कुछ यहाँ से शिफ्ट होकर ऐसे लगना शुरू हो जाएगा कुछ। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। इससे बोला ब्लॉक विल नॉट टोपल। अगर मान लीजिए ब्लॉक टोपल करने की पूरी कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, जब टोपल हो रहा होगा तो पूरा नॉर्मल इस एज पे आ जाएगा। टोपल होता तो ऐसे ही होता ना बच्चों, जब यहाँ पे से टोपल होने वाला होता है तो पूरा इस वाले एज पे आ जाएगा। तो अगर हम इस वाले एज के अबाउट टॉर्क लिखें तो क्या बन जाएगा, जैसे mg L/2, बिकॉज mg सेंटर पे लगेगा आपके पास, mg A/2, ये mg का टॉर्क आ गया। और ये जस्ट इक्विवेलेंट हो जाए आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट के टॉर्क के। जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से जो टॉर्क आ रहा है वो दोनों बराबर हो जाएगा, जस्ट टोपल कर जाएगा। तो वो कितना आएगा आपके पास, इट इज आई मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, म्यू क्रॉस बी होता है ना, म्यू हो गया NIA मल्टीप्लाई बी आपने कर दिया। तो इसने किसकी वैल्यू पूछी है, आई की वैल्यू। आप क्या चाहते हैं, टोपल नहीं होना चाहिए। टोपल नहीं होना चाहिए तो mg का टॉर्क बचा रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट वाला टॉर्क घुमाना चाहता है, तो हम चाहते हैं बच जाए, तो ऐसे तब टोपल नहीं होगा। तो आई की वैल्यू पूछेगी, तो आई की वैल्यू किसके बराबर है, ए से ए आपने उड़ा दिया, आई आ रहा है mg डिवाइड बाई ए बी से कम आ रहा है, mg डिवाइड बाई 2ab, 2 है ना यहाँ पे, mg डिवाइड बाई 2ab। तो आपके पास में क्या हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। फिर सेकंड वाले बी ऑप्शन तो सही हो गया, तो ए गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि अब केवल पूरा टोपल नहीं, बस नॉर्मल शिफ्ट हो गया, नॉर्मल यहाँ पे चला गया, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे चला गया। अब मैं टॉर्क लिखता हूँ, देखिए, तो mg का टॉर्क तो आ गया mg L/2, वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है। नॉर्मल क्या कर रहा है, पलटने की कोशिश कर रहा है, तो नॉर्मल का टॉर्क आपके पास में आएगा माइनस n की वैल्यू mg होगा, दैट इज mg, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज L/4। तो अगर आप इससे डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी L/4 ही होगी आपके पास, L/4। और अगर टॉर्क देखेंगे उसका तो वो भी ऐसे पलटने की कोशिश कर रहा है, दैट इज माइनस आई ए स्क्वायर और b इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाए आपके पास। तो इस वाले केस में अगर आप i देखें तो कितना आ जाएगा आपके पास, mg L/4 इज इक्वल टू आई L²b, ये होना चाहिए, मैंने L लिख दिया ना। तो i की वैल्यू कितने की, mg/4L, ऐसा कुछ करंट का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपके पास में यहाँ पे डी ऑप्शन मैच कर जाए। दो ऑप्शन सही हो गए बच्चों, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो आपको टॉपिंग से ढंग से क्लियर होनी चाहिए, टॉपिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम बात करते हैं 6 प्रॉब्लम की। इसमें बोला गया, ड्यूरिंग डिके ऑफ ए स्टेशनरी न्यूक्लियस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर दिस व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द क्यू वैल्यू ऑफ द डिके। अब आप देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक डिके होता है। अब डिके होगा तो उसमें जैसे मान लीजिए एक प्रोटॉन टूटा आपके पास में न्यूट्रॉन में, सिमिलरली एक पॉजिट्रॉन आएगा आपके पास में और एक ऐसे न्यूट्रिनो आ जाएगा।
अब ये क्या होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो इन दोनों में शेयर होती है आपके पास में। हो सकता है सारी एनर्जी इसके पास चली जाए, हो सकता है सारी एनर्जी आपके पास इसके पास चली जाए। तो अब आपको बोला गया तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तो हो सकता है पूरी एनर्जी इसको मिल गई हो, तो पूरी एनर्जी इसको मिल गई होगी तो जो क्यू वैल्यू होगी वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। जो एनर्जी है आपके पास में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्यू वैल्यू मतलब मैक्सिमम क्यू वैल्यू हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। तो ये जो क्यू वैल्यू की एनर्जी है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हो सकता है पूरी इसके पास चली जाए, तो हम बोलेंगे कि हाँ क्यू वैल्यू इस 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी हो सकती है और इट कैन बी ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। ए और सी दोनों ऑप्शन आपके पास सही हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम की, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7, उसे बोला फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपके पास ऐसे मान लेते हैं कुछ P से Q और ये बन गया कुछ R, ऐसे मान लीजिए ना। अब इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी P इस Q पे इंसिडेंट होता है और ये ऐसे, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी 2.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस एनर्जी इस रिएक्शन के होने से एक एनर्जी निकली, वो कितनी है आपके पास 12.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ना Q वैल्यू इतनी है आपके पास। अब आप सोचिए इतनी एनर्जी तो निकल गई इस रिएक्शन की वजह से, और इतनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, टोटल एनर्जी कितनी निकली आपके पास? टोटल एनर्जी होगी 12.56 प्लस 2.44, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? दिस विल बिकम 1500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी आपके पास में आएगी 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों के बीच में, या फिर आपके पास में Q R और एक S मान लो। अब ये 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रिएक्टेंट की या फिर सॉरी इस प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपके पास रहेगी। तो आपके पास में ए ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में बोल रहा है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओनली इफ वी गिव एनर्जी इक्वल टू डॉट क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन देन द रिएक्शन विल बी कैरिड आउट। ऐसा थोड़ी कोई जरूरी थोड़ी है यार, मान लो कोई आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो क्यू वैल्यू बराबर थोड़ी होती है वो एनर्जी, ऐसे तो कोई बात ही नहीं है आपके पास। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में बोल रहा है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई अगर आपके पास में कोई रिएक्शन हो रहा है ऐसे Q प्लस R इससे बन रहा है और यहाँ पे ऐसे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है आपके पास में, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है आपके पास तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा होगा? इसका बढ़ रहा होगा। समझ में आ रहा है भाई? अगर आपके पास में कोई चीज स्टेबल हो रहा है, कोई जैसे दो कंपाउंड है उनमें से एक चीज स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, तो इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो आप क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन ए एंड डी। क्लियर है? एट्थ की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये सवाल है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ये ऑप्शन में बोला गया इन बोथ फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस कंबाइंड मास ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन कंबाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई। देखिए फिजन और फ्यूजन ये दोनों ही आपको, इन दोनों की हेल्प से मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। मतलब ये दोनों रिएक्शंस आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, दोनों अगर हो रहे हैं तो होने के बाद में एनर्जी का रिलीज ही होगा, और अगर एनर्जी निकल रही है इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, कंबाइंड मास ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन द कंबाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियर। सही बात। बी ऑप्शन में चलते हैं, इन फिजन प्रोसेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of reactant nuclei is less than the binding energy per nucleon of product nuclei। ये बोला अगर फिजन आपके पास में हो रहा है तो फिजन होने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, बिकॉज जो क्वांटिटी ज्यादा स्टेबल होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। तो ये तो उसने बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियाई कम होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। सी ऑप्शन है बोल रहा है इन द फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन समझ में आ गई बात? ठीक है, इन द फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द बाइंडिंग एनर्जी पर। सेम बात है, फ्यूजन भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है आपको, तो उसमें जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी ज्यादा होगी। डी ऑप्शन में इन फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियाई ओके इज ग्रेटर देन, नहीं, अगर ये कब होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर रिएक्टेंट की ज्यादा तब होगी जब रिएक्शन आपके पास में एंडोथर्मिक होगी। अभी हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल है आपके पास में तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ज्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन ए बी एंड सी आपके पास में सही हो जाएगा। ठीक है,
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। तो एक बिल्कुल थ्योरेटिकल था, कुछ लिखना नहीं पड़ा। 9th में चलते हैं। 9th में क्या बोल रहा है कि आपके पास बीटा नेगेटिव डीके है। बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके है तो क्या हो रहा होगा, ऐसे न्यूट्रॉन हो रहा होगा, वो प्रोटॉन में ब्रेक हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा और एक ऐसे एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एंगुलर मोमेंटम, हाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैसे लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व रखा जाता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बदलता नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करना चाह रहे हैं। लीनियर मोमेंटम, हाँ वो कंजर्व रहता है बिकॉज एफ एक्सटर्नल 0 है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, दिस बीटा पार्टिकल इज वेरिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। सही बात है यार, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होता है 0 से लेके और जो आपके पास में Q वैल्यू है उसके बीच में लाई करती है। तो सही बात है, काइनेटिक एनर्जी वो 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकती है, वो अनरैंडम रहती है। और इसी की वजह से एंटी न्यूट्रिनो को खोजा गया, बिकॉज पहले ये एनर्जी इसको कुछ कम मिली थी, लोगों ने भाई एनर्जी गई कहाँ पे, फिर देखा नहीं एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, वो कुछ एनर्जी लेके जा सकता है। फिर डी ऑप्शन ने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज यूनिक। नहीं, यूनिक नहीं है वैसे, इसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इन दोनों में टोटल एनर्जी जाती है। अब वो एनर्जी, इसके पास कुछ भी एनर्जी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो हो सकता है भाई किसी एक केस में सारी एनर्जी लेके चला गया और किसी में कुछ नहीं ले गया, किसी में हाफ ले गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप यूनिक नहीं बता सकते। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शन सही हो गए बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हुए टेस्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब कुछ बोला गया कि ए लार्ज सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई स्टार्ट्स डीके एट t is equal to 0 at time t is equal to t if n is number of remaining nuclei। तो यार n का एक्सप्रेशन क्या आता है, n आता है n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा t। ऐसे जैसे ग्राफ बनवाएंगे तो ऐसा बनेगा, ग्राफ हमने बनाया था ना, तो ये n के जो कम हो रहे हैं टाइम तो कुछ ऐसा बनता है ऐसा ग्राफ, तो n का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। फिर बोला गया कि द d इज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, तो डॉटर न्यूक्लियाई भी जैसे मान ले a टूटा b के अंदर, तो इनिशियली इसके नंबर थे n नॉट, अब इसके बचे इतना, तो ये कितना बना होगा, तो अगर आप डॉटर न्यूक्लियाई देखेंगे तो वो बनेगा n नॉट माइनस n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा t। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बिकॉज इनिशियली ये 0 था, फिर बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू जाती है n नॉट को जाती है। तो ये ग्राफ था, या फिर टी का ग्राफ हो गया। फिर बोला आर क्या है आपके पास में, आर द रेट एट विच डॉटर न्यूक्लियाई इज प्रोड्यूस्ड। तो आर क्या होगा, आर होगा dn बाई dt, और वो किसके बराबर होता है, लैम्डा n, और ये क्या बन जाएगा, n की वैल्यू हमें पता है, दैट इज n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा ऐसा कैसे जो उसमें बना है, बिकॉज एक बस क्वांटिटी बदल गई ऐसे, थोड़ी सी एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो ये आर का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। फिर आप डी ऑप्शन देखिए, जैसे r बाई एन पूछ रहा है, r बाई एन, तो r बाई एन क्या हो जाएगा, r बाई एन के लैम्डा आएगा, r बाई एन लैम्डा है, तो अगर आप r बाई एन का ग्राफ देखेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज लैम्डा। क्लियर? तो कौन कौन से ऑप्शन मैच करें, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर रहे हैं 10th प्रॉब्लम के अंदर। बच्चों एक सवाल है आपके सामने, इसमें बोला गया एट t is equal to 0 a sample of radioactive nuclei has the same decay rate as a sample of nuclei B है t is equal to 60 मिनट पे। तो लैम्डा a और ये n नोट हो गया, n a हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा b और ये n b है आपके पास में कब, 60 मिनट पे, 60 मिनट पे, ये दोनों बराबर है, ये t is equal to 0 पे, इधर वाला 60 पे, दोनों का लैम्डा बराबर है। फिर आपसे बोला गया सवाल में कि लैम्डा बी बड़ा है एज कंपेयर टू लैम्डा ए। तो अगर आपको पता है टी हाफ की बात करें, टी हाफ क्या होता है, जैसे ln 2 बाई लैम्डा होता है, तो यार जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका टी हाफ क्या होगा, कम होगा। तो अगर क्या बोलेंगे सर, टी हाफ ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ बी, टी हाफ ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ बी। तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर बी में बोल रहा है एट टी इज इक्वल टू 60 मिनट the number of nuclei in the sample of material of A at t is equal to 60 minutes, the number of atoms in sample of material A is definitely greater than that of sample B। तो बोले t is equal to 60 मिनट पे जो होगा, तो यार अगर आप देखेंगे इनिशियली ऐसा केस है, तो अगर t 60 पे देखें तो ऐसा बन जाएगा, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनेंगे Na के, वो ऐसा बन जाएगा Na, अभी ये वाली वैल्यू e टू दी पावर माइनस लैम्डा ए मल्टीप्लाई 60,
ऐसा ये होगा आपके पास में Na कब 60 पे। अब बोल रहा है इन दोनों का आपस में कंपेयर करो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे Na की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ, दैट इज Na एट 60 चाहिए ना। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज NB एट 60 मिनट, NB एट 60 मल्टीप्लाई लैम्डा बी डिवाइड बाय लैम्डा ए और e टू द पावर माइनस लैम्डा ए मल्टीप्लाई 60, कुछ ऐसी वैल्यूज आपके पास में आएगी। अब यार ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, इसको लिख दिया 1 बाई ई टू द पावर लैम्डा ए मल्टीप्लाई 60, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब आपको पूछा Na और Nb में से कौन बड़ा, तो यहाँ से आप दोनों का रेशियो उठा के देखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा लैम्डा बी डिवाइड बाय लैम्डा ए और इसको आप डिवाइड करेंगे ई टू द पावर लैम्डा ए मल्टीप्लाई 60। अब यार हमें ये तो पता ही भी ठीक है लैम्डा भी बड़ा है, इसका मतलब लैम्डा है, पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें पता नहीं, वो लैम्डा की वैल्यू वगैरह नहीं गिवन है। ये वैल्यू क्या पता इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें तो इससे बड़ा आ जाए। अब कुछ गिवन नहीं है इसके डाटा के बारे में, तो हम इस पे बी पे कमेंट नहीं कर सकते। अब सी ऑप्शन में चलते हैं। द बोरर द टू सैंपल विल नेवर हैव द सेम डीके रेट साइमल्टेनियस, मतलब एक ही टाइम पे दोनों का डीके रेट सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकता। आपको मैथमेटिक्स थोड़ा दिखाता हूँ करके। आप ऐसे देखिए कि किसी भी इंस्टेंट पे जो इसका हो जाएगा लैम्डा ए Na ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए टी, ये हो जाएगा लैम्डा बी NB ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी टी, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो अगर इसका कोई टाइम की कुछ वैल्यू आ सकती है इन दोनों को तो बात बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐसा बन जाएगा लैम्डा ए Na, इसको नीचे ले आए तो ऐसे बन जाएगा ई टू द पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू लैम्डा बी NB। अब आप देखिए लैम्डा बी NB ज़्यादा होगा आपके पास में, बिकॉज ये लैम्डा बी NB की वैल्यू 60 मिनट पे इनिशियल से बराबर आ रही है। तो इस वाली क्वांटिटी को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ई टू द पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए मल्टीप्लाई टी एक नंबर है आपके पास में, और वो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी आपके पास। तो लैम्डा बी NB बड़ा है इससे। तो अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टाइम तक मिल ही जाएगा जहाँ पे ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही होगी ऐसे, दिस इज लैम्डा बी NB डिवाइड बाई लैम्डा ए Na, ऐसी वैल्यू आ रही है। अब इसकी वैल्यू जो है दिस इज ग्रेटर देन 1, तो यार ई की कुछ पावर के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 करनी है तो आ जाएगी ना वो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो आपके पास में आ जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वहां पे आपको मिल सकता है। क्लियर, तो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। बच्चों अपने 12th प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसमें क्या बोला गया, एक कॉइल है, उसका एरिया गिवन है आपको, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इसके रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है 4 ओम। और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ 4 टेस्ला का। अब लूप को 90 से रोटेट किया गया, टाइम 0.1 सेकेंड है, टाइम है 0.1 सेकेंड और लूप को रोटेट करें 90 डिग्री से। EMF इंड्यूस, एवरेज EMF इंड्यूस, तो अगर आप देखेंगे EMF एवरेज तो कितना आएगा आपके पास, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इनिशियल फ्लक्स तो आ गया, I मल्टीप्लाई एरिया होगा आपके, सॉरी B मल्टीप्लाई एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड 4 है, तो ऐसा आ गया कुछ इनिशियल तो। और कितने टाइम में, 0.1 में, तो ये कितना बन गया यार आपके पास, दिस बिकम 80। तो ये बन रहा है 80 वोल्ट, पर हमें तो ये ऑप्शन में नहीं गिवन, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। एवरेज करंट इंड्यूस, तो अगर आप देखें आई एवरेज, तो आई एवरेज क्या लिखेंगे, दैट इज ई एवरेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ई एवरेज है 80 और आर कितना है 4, तो कितना आ गया 20 एम्पियर, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब चार्ज कितना फ्लो किया ये पूछा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू आई, ये EMF हो गया बाई आई। ठीक है, तो अगर आप देखें डेल्टा फाइव डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू आई डेल्टा टी, तो ये क्यू आ जाएगा। तो क्यू क्या किसके बराबर है, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई आर। अब देखता हूँ चेंज इन फ्लक्स कितना है, चेंज इन फ्लक्स है दैट इज 8 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो कितना है 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। तो सी भी सही हो गया। हीट प्रोड्यूस, अब हीट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट होता है दैट इज आई स्क्वायर आर डी टी। अब आपको वैसे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता ही नहीं है, तो आप निकाल ही नहीं सकते हीट। अगर आपको ऐसे पता होता है वैसे फ्लक्स लिखेंगे तो ऐसा बनेगा ना बी ए कोस ओमेगा टी, ऐसा कुछ फ्लक्स बनेगा। अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे, अब ओमेगा ओमेगा कुछ पता ही, तो हम प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हुए, दैट इज ऑप्शन बी सी एंड डी। समझ में आ गया, 3 ऑप्शन सही हुए, बी सी एंड डी।
फिर अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम नंबर 13, उसमें आपसे बोल रहा है कि यूनिट्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछिए क्या है सबसे पहले हेनरी की टर्म में। तो मुझे पता है फ्लक्स इज इक्वल टू LI लिखा जाता है, एल की यूनिट होती है हेनरी, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज हेनरी पर एम्पियर, हेनरी पर एम्पियर। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर बोला द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जूल में कैसे लिखा जाए थोड़ा, तो ये बन गया आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू बन गया फ्लक्स डिवाइड बाय आई। ठीक है, अब इसको जूल वूल में लेके आना होगा, तो एक काम कीजिए, ऊपर ये टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा EMF, दिस टर्म इज बिकम EMF, और ऊपर नीचे फिर करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये बन गया आपके पास में Q बाई सॉरी फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम हो गया EMF, और EMF मल्टीप्लाई आई हो गया पावर। समझ में आ गया, पावर मतलब VI होता है ना आपके, मतलब पावर इज इक्वल टू VI लिखते हैं आप, और समझ में आ रही बात। ये तो हो गया आपके पास में V, और ये I, ये हो गया जूल पर सेकंड, तो ये इससे कट जाएगा आपके पास, तो यहां पे जूल पर एम्पियर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर ऐसी यूनिट आ रही है, पर ऐसा नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, 5/I लिखा, सही, ऊपर T से मल्टीप्लाई किया, तो 5 फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम होता है EMF, और EMF में करंट मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर मिलेगा, तो ये तो हो गया पावर, पावर होता है जूल पर सेकंड, तो एक सेकंड इससे कट जाएगा, तो ये जूल पर एम्पियर स्क्वायर आना चाहिए आपके पास में, I से मल्टीप्लाई किया, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट नहीं है तो भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर बोला द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वोल्टेज में निकालना चाहता है, तो वोल्टेज में देखूंगा तो ये क्या बन गया, दिस इज बिकम जूल, दिस इज बिकम जूल पर सेकंड, जूल पर एम्पियर स्क्वायर हमने लिखा हुआ है ना। अब इसको ये पसंद नहीं आ रहा, इसको वोल्ट में चाहिए, अच्छा वोल्ट में चाहिए, 5/T हो गया वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया टाइम, और यहाँ पे आ गया करंट, और नीचे करंट सब उड़ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा, 1 एम्पियर बचेगा ना खाली, एक ऐसे एम्पियर, तो वोल्ट पर सेकंड एम्पियर आ जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर बोलता मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसकी यूनिट आपके पास टेस्ला होती है, वेबर किसकी होती है, अगर आप देखेंगे फ्लक्स की यूनिट तो वो वेबर है आपके पास में, और उसको आप लिखते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, तो इसकी यूनिट वेबर होती है। अगर आप बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, उसकी यूनिट वेबर नहीं होती, उसकी टेस्ला होती है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो गए, बट इट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर प्रॉब्लम में। 14 में बोल रहा है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह बना देता हूँ ऐसे, B0 I कैप के अंदर लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है B0 I कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 K कैप, E0 K कैप, इस तरीका है, ठीक है। और E0 और B0 आपके पास में सब पॉजिटिव है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे बोला गया द पार्टिकल मे बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, समझ में आ रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ है F मैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बाहर की तरफ है। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो ऐसे टेंड करे तो पॉजिटिव जेड में मूव कर जाएगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव जेड में मूव कर जाएगा। तो ए ऑप्शन है बोला पार्टिकल मे बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड, कर सकता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, नेगेटिव में भी जा सकता है अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, अनडिफ्लेक्टेड मूव कर सकता है, ठीक है। डी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल में रिमेन कांस्टेंट, हाँ अगर अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा आपके पास। तो इस वाले केस में देखें तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास सही हो जाएंगे। बच्चों हम पैराग्राफ कर रहे हैं जिसमें आपको बोला गया कि इस तरह का सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड है और एक कंडक्टिंग रोड वगैरह है। अब रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, वो टाइम का फंक्शन है, b इज इक्वल टू 2t टेस्ला। आपसे क्या बोला, करंट इन द लूप एट t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स कितना है। फ्लक्स आ गया आपके पास 40 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 10⁴, ये तो एरिया आ गया, मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपके पास 2t। तो अगर आप EMF देखेंगे तो EMF हो जाएगा d∅dt, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा आपके पास, तो ऐसा बन गया 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया EMF आपके पास, इट इज 0.16, EMF आ गया 0.16 वोल्ट। अच्छा ये EMF आ गया। अब हमें EMF चाहिए, क्या क्या पूछ रहा है ये, करंट पूछ रहा है यार, ये तो EMF नहीं पूछ रहा था। EMF आइए फिर करंट निकालते हैं और क्या। अब करंट कैसे लिखेंगे, ये 40 और ये भी 40,
तो टोटल कितनी होगी इस रेल की लेंथ, ये 40, ये 40, 80 और ये 20, 100, ये तो कंडक्टिंग है, इसकी तो बात ही नहीं होगी। तो अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी टोटल 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लिख सकते हैं, और पर मीटर कितनी है 1, तो कितनी 1 ओम आ जाएगी। तो करंट कितना है, 0.16 एम्पियर। करंट का सेंस कैसे देखेंगे, लेंज लॉ से देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बढ़ रहा है, बाहर की तरफ बढ़ रहा है, आप घटाएंगे ऐसे तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज आएगा, तो 0.16 और क्लॉकवाइज। क्लियर, तो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर बोलता है इफ at t is equal to 0 when the magnetic field is switched on, the conducting rod is moved to the left, okay, this is not right, this is left ना, तो इस तरफ मूव कर रहा है वो, इसको मूव करवाएगा किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है, बाय सम एक्सटर्नल मींस, कोई भी तरीके से। बोला at t is equal to 2 सेकंड the net EMF induced has magnitude, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स में मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कुछ x है ना, इसको x लेके फ्लक्स निकालता हूँ मैं, इसको कुछ x मान लेता हूँ, तो मैं इसको फ्लक्स लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 20 मल्टीप्लाई x, ये आएगा 20 मल्टीप्लाई x, और मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपके पास 2t, अरे सही है, ये 20 सेंटीमीटर था तो इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ, और ये लेंथ मैंने कुछ x मान लिया। अब फ्लक्स का कुछ ऐसा फंक्शन बन गया तो इसको इससे उड़ा देता हूँ, यहाँ पे 5 बन गया, तो ये 2/5 xt, ये फ्लक्स को थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया, ये बन गया 2/5। अच्छा, ये इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा dx/dt, और ये टर्म नेगेटिव है बिकॉज x घट रहा है आपके पास में, एक t आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनेगा 2/5x, ठीक है। अब ये टर्म नेगेटिव पुट करनी है आपको, तो करते हैं ये थोड़ा, ये बन गया 2/5, dx/dt वेलोसिटी होता है 5/100, पर एक माइनस आएगा बिकॉज वो घट रहा है, और टाइम की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 सेकेंड, ठीक है। आगे चल रहे 2/5x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो यार अगर ये यहाँ पे 2 सेकंड 10 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस बचेगी 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर तो आपने लिखते 30/100, यहाँ पे कट गया आपके पास, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये तो आ रहा है 0.12 वोल्ट, ये वाली टर्म इधर, और इधर वाली टर्म आ जा रही है .04 वोल्ट, तो नेट कितना आ गया 0.08 वोल्ट, 0.08 वोल्ट, ये आपके पास में वोल्ट चल जाएगा। क्लियर, तो ये जो दूसरा सवाल था वो अच्छा सवाल था, ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों अभी पैराग्राफ कर रहे हैं 17-18 प्रॉब्लम का, दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ में कुछ ऐसे बोला गया है कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन ए टारगेट ऑफ लेड, ए पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल कम्स इन हेड ऑन टू ए पर्टिकुलर लेड एंड स्टॉप एट ए डिस्टेंस गिवन दैट इज 6.5 × -14 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। आपको बोला गया कि लेड न्यूक्लियस जो है उसमें कुछ 82 प्रोटॉन्स है, ऐसे 82 प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल आपके पास में आकर रुके, तो अल्फा पार्टिकल कितने 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और ये सेपरेशन जो आपके पास में है वो सेपरेशन है 6.50 × 10⁻14। अब ये तो फिक्स है आपके पास में, ये तो एक प्लेट है ना, तो ये तो फिक्स हो गई, ये मूव नहीं कर रहा। अब आपसे सबसे पहले ऑप्शन में पूछा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अभी इससे एसोसिएटेड, तो पोटेंशियल जाती है Q1 Q2 डिवाइड बाय R। तो अगर आप सोल्व करें तो K की वैल्यू तो आ गई 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 82 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय R की वैल्यू आपके पास में होगी, R स्क्वायर नहीं R आएगा, दैट इज 6.5 × 10⁻14। अब जो जवाब आपसे पूछा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो बाहर रख लीजिएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन भी चाहिएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिए तो ऐसा बनेगा 9 टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दी 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई 82 डिवाइड बाय 6.5 10⁻14। आप सोल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आपके पास में अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 3.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब समझते हैं 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन को हमने सेम का सेम यहाँ पे यूज कर दिया, तो सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। फिर आपसे बोला गया कि आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो ताकि वो अल्फा पार्टिकल वहां पे पहुंच जाए, यार कितनी एनर्जी हो आपके पास में कि वो अल्फा पार्टिकल वहां तक पहुंच जाए। तो यार उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो उसके लिए क्या करें, जैसे यहाँ पे प्लेट थी ना ऐसे, तो यहाँ पे बहुत दूर था तब तो कुछ इंटरेक्शन एनर्जी थी ही नहीं, इसकी सिर्फ कुछ काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली। अब सोचिए यहाँ पे कुछ पहुँच गया आपके पास में, तो आप इनिशियल लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब बहुत क्लोज आ गया ये आर मिनिमम पे पहुँच गया, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो जब पहुंच गया तो रुक गया, तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी, और इनिशियली सेपरेशन बहुत ज़्यादा तो ये वाली टर्म जीरो होगी। तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है कि 3.63, तो इसमें भी सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों में ही आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आसान था, बस हल्की सी कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन पहले बाहर रखना था, उसको सोल्व करना नहीं था। ठीक है, बच्चों पैराग्राफ में है, और वो लास्ट सवाल होगा 1920। तो हम में अगर देखें तो ऐसी कुछ आपको यूरेनियम की इक्वेशन गिवन है, वो इसमें थोरियम में ब्रेक होता है, एक्स बनता है, इनिशियली ये रेस्ट पे था। सबसे पहले ए ऑप्शन बोल रहा है आपको कि रिगार्डिंग द न्यूक्लियर डीके सेट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला एक्स मे बी एट रेस्ट, या देखिए अगर एनर्जी निकलेगी आपके पास में, यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगी, अब ये एनर्जी किसके पास जाएगी, इसके और इसके पास ही जाएगी एनर्जी। अब इसके पास में जाएगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपके पास में होगी, तो यार ये रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में हो जाएगी, इसके पास हो या फिर इसके पास होगी, तो ये रेस्ट पे नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बोला गया कि जो थोरियम है मे बी इन एक्साइटेड, हाँ ऐसा हो सकता है भी एनर्जी निकली, इसमें तो कुछ एनर्जी ये खा गया, कुछ एनर्जी खा के इसने अपने आप के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको मतलब इंटरनल एक्साइटेशन कर लिया, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है आपके पास में, तो बी ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो एक्स मे हैव काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहा है, एक्स मे हैव काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास में नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है, नहीं होगा ना, लीनियर मोमेंटम भी तो कंजर्व करना है। अगर इसके पास में कुछ वेलोसिटी v1 होगा तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मूव करे दूसरा रेस्ट पे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। डी में बोला क्यू वैल्यू इज डेल्टा m मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, हाँ भाई क्यू वैल्यू तो डेल्टा m मल्टीप्लाई सी स्क्वायर आएगा, पर मास किसका लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में दोनों टर्म आएगी, ये प्रोडक्ट में ये भी आएगा ये भी आएगा। उसने सिर्फ ये बोला कि सिर्फ इसी का मास लीजिए, प्रोडक्ट में नहीं, दोनों का लेना पड़ेगा, तो उस वजह से आपके पास में डी ऑप्शन गलत हो गया, तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा पहले सवाल के अंदर, जो 19 नंबर प्रॉब्लम है। फिर अगर आप लास्ट सवाल में जाएंगे, उसे बोल रहा है इफ द यूरेनियम न्यूक्लियर इज रेस्ट बिफोर इट्स डीके, ये रेस्ट पे था आपके पास में और ये फाइनली कुछ डीके हो रहा है, तो बोला कि दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी बट थोरियम न्यूक्लियस हैव मोर मोमेंटम, नहीं लीनियर मोमेंटम दोनों का बराबर होगा, लीनियर मोमेंटम दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, बी ऑप्शन में बोल रहा है लीनियर मोमेंटम बराबर है पर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, नहीं यार, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, ऐसे लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को आप, तो यार p तो सेम होगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी मास के ऊपर, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ कम होगी और इसी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास में ज्यादा होगी, बिकॉज p²/2m मोमेंटम सेम रहेगा आपके पास, तो आप ये बोलेंगे कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा और काइनेटिक एनर्जी x की आपके पास में ज्यादा होगी, तो डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। पेपर इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पर जो चैप्टर थे आपके पास में न्यूक्लियर फिजिक्स 2 वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसमें कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों को, तो आप फंस सकते हैं। मैग्नेटिज्म हमारे सवाल थे, उसमें से कुछ सवाल अच्छे थे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।